हेलो एंड वेलकम टू आधा ज्ञान पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं टुंगस्का इवेंट के बारे में। मैं बताना चाहूँगा द टुंगस्का एक्सप्लोजन इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट इन रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री। ओह माय गॉड। तो 30 जून 1908 में एक एस्ट्रॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करा नियर टुंगस्का रिवर इन साइबेरिया रशिया, और उस एस्ट्रॉइड का एस्टिमेटेड साइज था एनीवेयर बिटवीन 50 to 100 मीटर्स। ओके, तो अगर हम 100 मीटर्स मानकर चले, यानी कि वो एस्ट्रॉइड लगभग बिग बेन जितना बड़ा था। इतना बड़ा एस्ट्रॉइड था। नाउ इमेजिन बिग बेन जितना बड़ा एस्ट्रॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करा 27 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, विच इज अबाउट 80 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है। तो मतलब मेरी बाइक तेज चलती है इससे। बिल्कुल, तू ही तो हो रहा है धूम 4 का हीरो। बट एनीवेज, तो इतनी ज़्यादा स्पीड में हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो आसमान में ही फट गया, एक फिनोमेना जिसका नाम है मीटियोर एयरबर्स्ट। तो वो जमीन से लगभग 5 से 10 किलोमीटर ऊपर फट गया। तो उस एक्सप्लोजन से जो एनर्जी रिलीज हुई, इट फ्लैटेंड अराउंड 80 मिलियन ट्रीज। 8 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ बर्बाद कर दिए ओवर एन एरिया ऑफ मोर देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स कितना होता है, कोई आइडिया है? हाँ यार, मतलब 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स तेरा लाइक तू मान के चल इंडिया का हाफ मान ले। आई थिंक इतना ही होना चाहिए। नहीं, तू कुछ ज्यादा ही बड़ा एरिया मान के चल रहा है भाई। अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ होता तो ये बहुत बड़ी न्यूज होती। मेरा लोगों ने इसके बारे में कहीं ज्यादा सुना होता। बट एनीवेज, 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स इज रफली द साइज ऑफ टोक्यो। फिर तो बहुत छोटा है। नहीं, ए भगवान, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिएक्शन। सीरियसली आई वाज एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिएक्शन। सोच रहा था ना इंडिया के साथ टोक्यो। हाँ ठीक है। अरे जापान है ना भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जापान में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम इंडिया में आ जाते हैं। अभी तक मैंने टोक्यो की बात करी, द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, विच इज मुंबई। तो अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई का एरिया सिर्फ और सिर्फ अराउंड 600 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस एस्ट्रॉइड से जो जो ट्री बर्बाद हुए, जो फॉरेस्ट बर्बाद हुआ, उसका एरिया था मोर देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर। ओ बेटा, क्या बड़ा फॉरेस्ट है तो इस बात की गहराई समझने के लिए कि टुंगस्का इवेंट कितना पावरफुल है और कितना डेंजरस है, हमें पहले बात करनी पड़ेगी एक बार फिर से चेलियाबिंस्क मीटियोर इंसिडेंट के बारे में। चेलियाबिंस्क ये हर जगह है। हाँ, चेलियाबिंस्क मुझे पता है, मैं पहले भी 3 या 4 बार इसको ला चुका हूँ। बट द रीज़न मैं चेलियाबिंस्क को बार बार, जब भी एस्ट्रॉइड की बात होती है, मैं चेलियाबिंस्क को बार बार इसलिए लाता हूँ बीच में कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड एयरबर्स्ट इवेंट एवर ऑब्जर्व्ड विद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन। हाँ, इज देयर एनी कनेक्शन कि सारी चीजें रशिया में ही हो रही हैं? हाँ, बहुत सिंपल सा कनेक्शन है, उनका लैंड मास सबसे ज़्यादा है। नहीं, बट वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते सीधा रशिया का है। हाँ, ये रहा, चलो अटैक। यूएसए तो नहीं भेज रहा। अब अगर तुम्हें एक रैंडम डार्ट फेंकना होगा, ठीक है, लैंड मास में, या तो ओशियंस में गिरते हैं मोस्ट, क्योंकि 70% ओशियंस है, राइट? बट अगर सिर्फ हम लैंड को आइसोलेट कर ले और लैंड में एक रैंडम डार्ट फेंकना हो तुम्हें, तो चांसेस है एक सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि रशिया में लैंड करेगा। लाइक स्टैटिस्टिक्स उनके फेवर में ही है कि वहां पे ही ऐसा कुछ कांड होना है। तो डार्ट फेंकेगा, एंड डार्ट इज आल्सो मिशन बाय नासा, यू नो। अगेन यूएसए कंफर्म्ड। या यूएससी है उनका जानी दुश्मन। बट एनीवेज, हम वापस से इस पर डार्ट पे हम दोबारा आएंगे लौटकर, टेंशन नहीं लेने का। तो अगर हम चेलियाबिंस्क के बारे में बात करें, तो अगर चेलियाबिंस्क के बारे में तुझे कुछ याद हो? यस, चेलियाबिंस्क इवेंट ये आई थिंक 2013 का इवेंट है, राइट? एंड इस इवेंट में यही हुआ था कि एक एस्ट्रॉइड आया था चेलियाबिंस्क नाम से, एंड वही रशिया के अंदर, मध्य रशिया में चेलियाबिंस्क एक जगह है, वहाँ पे उसी के अंदर फट गया था ये, ऊपर ही आसमान में ही। एंड ऑलमोस्ट अराउंड 7200 बिल्डिंग्स डैमेज करी थी इस एस्ट्रॉइड ने, राइट? एंड अराउंड 1500 नॉन फेटल इंजरीज, मतलब जिनमें जान नहीं गई लोगों की, लेकिन 1500 इंजरीज आ गई थी लोगों को। ओके, दैट इज नाइस। अगर तुझे सारी डिटेल्स याद है, बस एक छोटी सी डिटेल है, चेलियाबिंस्क के ऊपर, इस सिटी के ऊपर जो मीटियोर एयरबर्स्ट हुआ, वो 20 मीटर वाइड मीटियोर था। हाँ, वो बहुत छोटा था। एंड आई अंडरस्टैंड तूने ये चीज क्यों पॉइंट आउट करी, बिकॉज ये जो फटा है वो बिग बेन के साइज का फटा है। हाँ, ठीक है, 20 मीटर वर्सेस एक बिग बेन के साइज जितना। तो अब पॉइंट ये आता है कि चेलियाबिंस्क एक सिर्फ 20 मीटर वाइड मीटियोर फटा, और वो फटा था तुम्हारा अराउंड 20 किलोमीटर ऊपर। तुम्हारा टुंगस्का फटा 5 to 10 किलोमीटर बस। हाँ, लाइक ऑलमोस्ट इम्पैक्ट कर लिया था इसने। तो ये बहुत ही, मतलब तुम कह सकते हो कि हम लकी थे या अनलकी थे, आई डोंट नो, जो भी है, ये ग्राउंड में इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट एनीवेज, तो चेलियाबिंस्क की बात मैं इसलिए लाया क्योंकि चेलियाबिंस्क का जब मीटियोर आसमान में फटा, तो उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो थी एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 टाइम्स मोर पावरफुल देन हिरोशिमा बॉम्ब। ओके, बट अब अगर हम इसे टुंगस्का इवेंट से कंपेयर करें, तो अकॉर्डिंग टू सेवरल डिफरेंट एस्टिमेट्स, टुंगस्का एक्सप्लोजन से जो एनर्जी रिलीज हुई, इट रेंज्ड फ्रॉम 3 to 30 मेगा टन्स ऑफ TNT। मेगा टन्स ऑफ
TNT। या अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा आसानी से समझने में मदद करूँ तो मैं बोलूँगा कि एनीवेयर बिटवीन 200 से लेकर 2000 हिरोशिमा बॉम्ब्स के जितनी पावर रखता था एक्सप्लोजन। ओह भाई। If that asteroid hit just a few hours later, it would not have hit Siberia, it would have hit over Europe. And if that had exploded mid-air over any of the major cities of Europe, 1 million people would have died like that. तो अब डेटा में इतनी इनकन्सिस्टेंसीज क्यों है, हम इस पर भी आते हैं। तो टुंगस्का इवेंट जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ 1908 में हुआ था, ठीक है, बट इट टुक साइंटिस्ट ऑलमोस्ट 2 decades टू रीच द इम्पैक्ट जोन एंड कलेक्ट डेटा। 2 decades? Why? साइबेरिया की जो लोकेशन थी टुंगस्का रिवर बेसिन, वो इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड लोकेशन है, वहाँ पे इतना ज़्यादा हार्श वेदर है कि वहाँ पे लोग पहुँच ही नहीं सकते आसानी से। और सबसे पहली बात ये 1908 की बात है, तो तब तक इतना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। बट अरे यार इतना भी नहीं था, लेकिन 20 साल लग जाए पहुंचने में, ऐसा तो था। तो इसलिए तो डेटा में इतनी इनकन्सिस्टेंसीज है। तो एक रशियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था लियोनिड कुलिक, तो उसके साथ और भी रिसर्चर्स गए एंड दे रीच द लोकेशन इन 1921 एंड कलेक्टेड आई विटनेस रिपोर्ट्स। वो उस एरिया में पहुंच गए थे, लेकिन हार्श वेदर की वजह से वो ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच पाए थे। ओके। और सिर्फ हार्श वेदर नहीं, कहीं ना कहीं हेजिटेंट भी थे वहाँ के लोकल्स बंदे बताने के लिए कि जून 30, 1908 की सुबह को क्या हुआ था। हेजिटेंट थे बताने के लिए, इसलिए क्योंकि उन्हें लगा था उनका कोई देवता है जो उनसे नाराज है और उसकी पनिशमेंट उन्हें मिली। ओ भाई साहब। तो बेसिकली आई विटनेस रिपोर्ट से मिला लियोनिड कुलिक को बहुत कुछ जानने के लिए। तो आई विटनेस रिपोर्ट्स में एक बंदे ने बताया कि वो अपने कैबिन में बैठा था और वो ब्रेकफास्ट कर रहा था और सडनली एक शॉक वेव आई जिसने उसे उड़ा दिया अपनी कुर्सी से। उड़ा दिया? हाँ, उड़ा दिया शॉक वेव ने। और फिर उस एक हीट वेव आई और उस हीट वेव ने इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा कर दी कि उसे लग रहा था कि उसके कपड़े पे आग लग गई हो जैसे। और अब शॉकिंग चीज़ तो ये है कि वो इंसान ग्राउंड जीरो से 65 किलोमीटर दूर था, 65 किलोमीटर दूर। भाई साहब, तो ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ होगा? ग्राउंड जीरो में क्या होगा, यही तो चीज़ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर लोगों की खिड़कियां टूट गई थी यार। इमेजिन अगर ये टोक्यो के ऊपर हुआ होता या फिर मुंबई जैसी सिटी के ऊपर हुआ होता, उसका नामो निशान मिट जाता। टोक्यो के ऊपर हुआ होता तो फिर तो कुछ नहीं होता, बिकॉज जापान को तो आदत है ये सब झेलने की। हाँ, उनको तो अर्थक्वेक की आदत है। दे ऑलरेडी लिव इन मतलब ऑन बैम्बू, तो यू नो जापान में भी लाइक ठीक है कोई नहीं। हमारा देवता तो कब से नाराज चल रहा है। हाँ भाई, वो ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी खेल रहे फॉरएवर। और क्या, उनका सीजन खत्म ही नहीं हो रहा। बट एनीवेज, उनका सीजन फिनाले आ ही नहीं रहा। सीजन फिनाले से पहले एक सुनामी आ जाती है। एग्जैक्टली ओ भाई। बट आई विटनेस रिपोर्ट्स से पता चला कि 3 people died। 3 people died। हाँ, बट ये जस्ट बिकॉज ये इतने टाइम बाद था तो लाइक 0 confirmed deaths, बट अकॉर्डिंग टू आई विटनेस 3 people died। लकीली वहाँ पे लोग कम थे तो फिर इतने ज़्यादा हुआ भी नहीं, इतने ज़्यादा आई विटनेस रिपोर्ट्स है भी नहीं। पॉपुलेशन भी कम थी तो ठीक है, डेंसिटी भी कम ही होगी वहाँ पे, इट्स अंडरस्टैंड। ऊपर से रशिया में इतने हार्श एनवायरनमेंट में कोई रहता भी नहीं होगा। अब यही तो बात है, रशिया इतना ज़्यादा बड़ा है लेकिन इतना ज़्यादा कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। खास करके अगर हम 1908 की बात करें तो 1908 में तो यार 2 बिलियन से भी कम थी पॉपुलेशन। वही तो इन 1927 में कुलिक और बाकी लोग सेकंड एक्सपीडिशन में गए। फर्स्ट एक्सपीडिशन उनकी फेल हो गई थी, तो 1927 यानी कि 19 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 decades लेटर, वो फाइनली ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। तो कुलिक और बाकी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्राउंड जीरो पर पहुंच के उन्हें इम्पैक्ट क्रेटर मिलेगा, बट इंस्टेड उन्हें एक सर्कुलर फ्लैट लैंड मिला जो कि 8 किलोमीटर अक्रॉस था। 8 किलोमीटर तक एक फ्लैट लैंड? हाँ, एक कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कंप्लीटली फ्लैट लैंड, सर्कुलर फ्लैट लैंड। तो 1927 में जब कुलिक वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि मिलियंस ऑफ ट्रीज जल रखे हैं, बर्बाद हो रखे हैं, एंड द शॉक वेव फ्लैटेंड द ट्रीज इन अ रेडियल पैटर्न, इन अ सर्कुलर पैटर्न। वो जो फ्लैट लैंड था वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्क्वायर किलोमीटर दूर तक ट्रीज का बुरा हाल था रेडियल पैटर्न में। ठीक है, नहीं ये भी मतलब बिलीवेबल है, बिकॉज इम्पैक्ट जब पड़ता है और जब एक्सप्लोजन फैलता है तो अराउंड सर्कुलर यू नो रीजन कवर करता है वो। हमारे पास उसकी फोटोज भी है उन फ्लैटेंड ट्रीज की। ओके, तो अब लियोनिड कुलिक को इम्पैक्ट क्रेटर नहीं मिला तो इट डीपली डिस्टर्ब्ड हिम। यू नो व्हाई? उसको चाहिए था। हाँ, सबसे पहले बात उसको चाहिए था। से जब इम्पैक्ट क्रेटर नहीं मिला वो इसलिए डिस्टर्ब हो गया बिकॉज एन एक्सप्लोजन ऑफ दैट मैग्नीट्यूड वाज अनहर्ड ऑफ। ये जो मैं बोल रहा था ना कि भाई टंगुस्का इवेंट के ऊपर एनर्जी रिलीज हुई 200 से 2000 हिरोशिमा बॉम्ब्स, भाई वो तो प्रेजेंट रेफरेंस पॉइंट है। हिरोशिमा के ऊपर तो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करा गया था 1945 में। हाँ यस, उस टाइम पे तो लोगों ने कुछ देखा ही नहीं होगा इतनी बड़ी चीज। एग्जैक्टली, टुंगुस्का इवेंट टुक प्लेस इन 1908 इवन बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। Yes. ओके, तो लोगों को पता ही नहीं था कि
ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करे जा सकते हैं, और एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर जो कि इम्पैक्ट क्रेटर भी ना छोड़े और वो इतना ज़्यादा डैमेज कर दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब टुंगस का एक्सप्लोजन हुआ तो उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक साइज्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई, और किसी किसी जगह रिक्टर स्केल में 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी था। मतलब 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इसने कॉज कर दिया, आसमान में फटा, उसके बावजूद अगर धरती तक जाता तो फिर तो क्या ही करता है। और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर की बात बता रहा हूँ मैं, 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। अब कमाल की बात तो ये है, फॉर सम डेज आफ्टर द एक्सप्लोजन लोगों ने रिपोर्ट किया कि दे कैन सी एवरीथिंग एट नाइट। मतलब इतना ज़्यादा ग्लो था आसमान में। वन पर्सन ने रिपोर्ट करा कि क्लियरली न्यूज़पेपर पढ़ पा रहा था वो अंडर द नाइट स्काई। यार रशिया में टू बी ऑनेस्ट कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सन जो है हमेशा रहता है, मतलब विजिबल रहता है, उसकी लाइट हमेशा रहती है। तो इज इट दैट रीजन? नो, ये वो रीजन नहीं है। और जो तू कह रहा है वो एक एक्चुअल फिनोमेना है, लाइक ग्रीनलैंड एरिया उस सब जगहों पे, लेकिन रशिया के जिस एरिया की बात हम कर रहे हैं वो इसके अंदर नहीं पड़ता। हाँ, और इनफैक्ट तुम क्या कहते हैं 1927 की बात कर रहे हो यार तुम, वहाँ पे 1908 की बात कर रहे हो तुम, तो 1908 में ऐसा भी नहीं था कि स्ट्रीट लाइट्स है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। हाँ वो तो है। हाँ, वो भी एक आइसोलेटेड लोकेशन में। तो एक बंदे ने रिपोर्ट में बताया कि ऑन द नाइट ऑफ द एक्सप्लोजन वो क्लियरली न्यूज़पेपर पढ़ पा रहा था अंडर द नाइट स्काई, इतना उजाला था रात में। ओके, तो अब ऐसे में कुलिक को डिस्टर्ब तो होना ही था जब उसे इम्पैक्ट क्रेटर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इम्पैक्ट क्रेटर? बिकॉज इट वॉज अ मीटियोर एयर बस्ट, राइट? ऑफ कोर्स, हवा में फट गया तो फैल गया। और वॉज इट जो जून 30 को हुआ 1908 में, वो कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था देन प्रीवियसली थॉट। पूरी 1 सेंचुरी बीत गई साइंटिफिक कम्युनिटी को और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि जून 30 1908 की सुबह में एक एस्ट्रॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करा या फिर कॉमेट। यार तू कंटिन्यू कर, तूने मेरी फाड़ दी साले, तू ये कैसा गंदा सा टर्न था। अब यही आते हैं, धीरे धीरे आते हैं कि इतनी ज़्यादा बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्री क्यों है ये। और ऐसा कोई बिग चंक ऑफ मीटियोराइट भी नहीं मिला। मतलब जब चेलियाबिंस्क का एयर बस्ट हुआ था तो चेलियाबिंस्क के एयर बस्ट के बाद उनको एक मीटियोराइट मिला था जो कि एटलीस्ट 1/2 टन बड़ा था। और बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े लोगों के घर में मिले थे। हाँ, ओके, कैन आई आर्ग्यू दिस पॉइंट यहाँ पे कि मे बी इन लोगों ने, क्योंकि साइड तक ये लोग 20 साल बाद पहुंचे, मे बी वो मीटेरोइड जो है वो ग्राउंड के अंदर ही मिक्स होके कुछ हो गया। बहुत मुश्किल है। सॉइल के साथ मिक्स हो जाना उसका इतना मुश्किल भी नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट क्रेटर देन? अगर मीटियोराइट्स गिरते, 1/2 टन बड़े मीटियोराइट्स गिरते तो वो छोटे छोटे एटलीस्ट क्रेटर्स बनाते। बट अभी इतना डेटा नहीं मिला हमें, तुम कह सकते हो कि करंटली भी, कि हम उस स्पेस रॉक की कॉम्पोजिशन के बारे में बता सके कि वो क्या था। This actually feels like something else. Like, is it a crop circle? Is it a crop circle? I'm seriously asking that. नहीं, it is not a crop circle. I can trust me, मैं भी तेरा दिमाग फाड़ने वाला हूँ। Go ahead. तो अब पॉइंट ये है कि डेटा मिला नहीं हमको, रॉक की कॉम्पोजिशन भी नहीं पता कि वो एस्ट्रॉइड था या कॉमेट। अभी तक डिबेट्स चलती है, एस्ट्रॉइड था कॉमेट था, एस्ट्रॉइड था कॉमेट था, ठीक है। हमको यही नहीं पता वो आया कहाँ से, वो गया कहाँ, कोई क्रेटर भी नहीं मिला, ठीक है। इतनी इनकन्सिस्टेंसीज होने की वजह से, इतनी कन्फ्यूजन और क्लियर आंसर ना मिलने की वजह से टुंगस का इवेंट इज पार्ट ऑफ मेनी थ्योरीज, कुछ साइंटिफिक थ्योरीज तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो अब तू कौन सी थ्योरीज पहले एंटरटेन करना चाहेगा, साइंटिफिक या कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी ऑफ कोर्स। कौन सुनना चाहता है? ऑलराइट, मुझे पता था। कॉन्स्पिरेसी बता क्या है? एक रशियन साइंस फिक्शन राइटर और अ स्मॉल टीम ऑफ रशियन रिसर्चर्स बिलीव दैट द एलियन स्पेसशिप crash landed that day. Okay, I was expecting that, but and I'm happy कि सबसे पहले तो इसी की बात करी। I do feel कि ये हो सकता है, but yes, okay, crash landed। अगर उसने इतना इम्पैक्ट करा और इतनी तगड़े तरीके से क्रैश लैंड करा तो वापस कैसे गया फिर वो? अब देखो, यही तो नहीं मालूम कि हो सकता है कि तुम कह सकते हो जैसे रॉसवेल इंसिडेंट था। वही। तो अब लोगों को यही नहीं मालूम कि अगर वो क्रैश करा स्पेसशिप तो स्पेसशिप गया कहाँ, या फिर उसे रशियन गवर्नमेंट ने छुपा लिया। और तुम अगर 20 साल बाद जाके देखोगे तो कहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। बट अब लेकिन बात ये आती है कि ऐसा कोई लगा लो हार्ड एविडेंस प्रूफ ही नहीं कर सके प्रेजेंट टाइम तक भी, जो कि इस चीज़ को बैकअप कर सके, इस क्लेम को, इतने बोल्ड क्लेम को बैकअप कर सके। ऐसे कोई प्रूफ नहीं प्रेजेंट कर सके वो स्मॉल टीम ऑफ रिसर्चर्स। ओके, मतलब अग्रीड। आगे तो अब नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज इवन मोर बिजार। अगली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि कोई एक बहुत ही छोटा ब्लैक होल टकराया था उस दिन अर्थ से। ब्लैक होल? या यही तो है ये टंगुस का इवेंट की मिस्ट्री जो इसको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। हाँ, तुम कह सकते हो कि 99% साइंटिफिक कम्युनिटी एस्ट्रॉइड कॉमेट को ही मानती है, बट देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो कि बिलीव करते हैं कोई एलियन स्पेसशिप थी या फिर ब्लैक होल कोलिजन था, या फिर थर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ द क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स।
What? हाँ, देयर इज ऑल्सो अ थ्योरी कि ये लाइक मैट्रिक्स ब्रेक हुआ उस दिन और मैट्रिक्स ब्रेक होने की वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। बट ये सारी थ्योरीज इतनी ज़्यादा बिजार है कि इनको एंटरटेन भी नहीं करा जा सकता। मतलब ओके क्या बोलूं, ग्लिच तो बहुत ही बेजार लगा। ऐसे बोल दो तो तुम ये भी बोल दो कि हम लोग एक वीडियो गेम में ही हैं, मतलब हमारी सिमुलेशन थ्योरी की बात करें, वीडियो गेम में ही है और जिसने सिमुलेशन बनाई थी उसी के सॉफ्टवेयर में क्रैश आ गया एंड हमारे अर्थ के ऊपर ये हो गया। हाँ एग्जैक्टली, यही तो है ग्लिच इन द मैट्रिक्स। बट वही है, मेरे ख्याल से हमको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम इसी में स्पेंड कर देंगे। तो हम अल्टीमेटली साइंटिफिक थ्योरी में आते हैं क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो बहुत बेजार है। ओके, तो साइंटिफिक थ्योरी है, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट था जिसका नाम था वुल्फगैंग कुंट। इसका नाम कितना सेक्सी है। हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं पहले तो लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट हिज नेम, वुल्फगैंग कुंट। एग्जैक्टली। और एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, जस्ट इमेजिन। वाओ, जिंदगी की थग लाइफ है भाई, क्या बोल। हाँ, जिंदगी भी थग लाइफ है सीरियसली। बट एनीवेज ही प्रपोज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। तुझे पता ही होगा दरवाजा गैस क्रेटर के बारे में, तुर्कमेनिस्तान, राइट? यस। तो लाइक क्विकली तू 10 to 15 सेकंड्स में बता सकता है कि दरवाजा गैस क्रेटर है क्या? तेरा तुर्कमेनिस्तान में एक क्रेटर है, साइंटिस्ट को वहां पे मिला, उनको लगा कि यहाँ पे जो है ऑयल हो सकता है, तो उन्होंने ड्रिल करना स्टार्ट करा, वहां से गैस निकलने लग गई। तो उनको लगा अच्छा मीथेन या कोई गैस होगी, इसको जला देते हैं, जल के अपने आप उड़ जाएगी। बट वो जब उन्होंने ग्रेनेड फेंक के जलाने की कोशिश करी, उसमें से इतनी मीथेन गैस निकली और आज तक निकल रही है कि वो आज तक जले जा रहा है। वही एक्सप्लोजन की आग जो आज तक वहां पे लगी हुई है, ये मान के। राइट। इफ आई एम करेक्ट, पिछले 50 सालों से वो गैस क्रेटर में आग जल रही है। यस। तो अब मैंने तेरे को इसलिए ये चीज़ लिसनर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोली क्योंकि ये जो वुल्फगैंग कुंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, ही लाइक proposed something very similar. According to Sir Wolfgang, टंगुस्का एक्सप्लोजन किसी स्पेस रॉक या डेब्री की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ अर्थ की क्रस्ट में मौजूद नेचुरल गैसेस की वजह से, जो कि उस साइबेरियन फॉरेस्ट के नीचे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जमा हो गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन टन्स ऑफ इट। ओके, एंड धीरे धीरे वो गैसेस लीक हो रही थी एंड वन फाइन मॉर्निंग एक लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से वो इग्नाइट हुआ, वो गैस क्लाउड, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजन हुआ। इसको बेसिकली बोला जाता है जियोफिजिकल हाइपोथेसिस। ओके, बट इस जियोफिजिकल हाइपोथेसिस को भी ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला, ज़्यादा लोगों ने इसे बैकअप नहीं करा, बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी ने। बहुत सारे रीजंस है। एक तो यही रीज़न है कि यार अगर उधर भी ऐसे ब्लास्ट हुआ नेचुरल गैसेस की वजह से, तो उसका भी क्रिएटर कहाँ है अब? Of course. ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट साइंटिफिक थ्योरी वो इससे भी ज्यादा बिजार है। You know, we are talking about something जिसमें साइंटिफिक थ्योरीज ही बिजार है। और अब ये थ्योरी है अगली, मैंने इसको काइंड ऑफ नाम दिया है बाउंस ऑफ थ्योरी। Okay, why? एक रशियन टीम थी जिन्होंने कंप्यूटर मॉडल्स और सिमुलेशंस में ना बहुत ज़्यादा एजम्पशंस डाली कि वो 50 मीटर्स का था एस्ट्रॉयड, वो 100 मीटर्स का था, वो 200 मीटर्स का था, उसकी स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, एटसेट्रा। बहुत सारे एजम्पशंस डाले, बहुत सारे कंप्यूटर सिमुलेशंस क्रिएट करी। तो जो कंप्यूटर सिमुलेशंस मोस्ट एक्यूरेट थी टंगुस्का इवेंट के डेटा से, उस सिमुलेशन से पता चला कि एस्ट्रॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराया और टकरा के बाउंस बैक कर गया स्पेस में। क्या बात कर रहा है? हाँ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुझे जो समझ में आ रहा है समझ ले, लेकिन यही है बाउंस बैक थ्योरी। टकरा के बाउंस बैक कर गया। हाँ, बेसिकली पॉइंट ये है कि लोगों को लगता है कि यार अर्थ का एटमॉस्फेयर सिंपल गैसेज है, हवा हाथ मारोगे तुम आर पार हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो 100 किलोमीटर्स थिक लाइक एक ब्रिक वॉल की तरह है अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो जो तुम्हारा मीटियोर एयर बस्ट होता है, वो एयर बस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर उसे कॉन्टिन्यूसली जला रहा होता है, जला देता है वो कॉन्स्टेंट। हाँ, प्रेशर की वजह से। इनको रॉक्स ऑफ फायर भी बोला जाता है उसी कारण से। हाँ, why are we even calling it a conspiracy theory? मतलब साइंटिफिक थ्योरी क्यों बुला रहे हैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बुलाओ ना, सीधा बाउंस बैक करने वाला। नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके इंटेंशंस एक्चुअली यही थे कि वो इसके लाइक जड़ तक पहुंच सके। उन्होंने कंप्यूटर मॉडल्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस के बेस्ड पे ये क्लेम करा, इतना बोल्ड क्लेम। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है इसको भी नहीं मिला इतना ट्रैक्शन, इसको भी नहीं मिला इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, ऑब्वियसली क्योंकि किसी को पसंद नहीं आया होगा ये चीज। टू बी ऑनेस्ट नोबडी वांट्स टू बिलीव कि अर्थ के ऊपर कुछ टकरा के बाउंस बैक कर सकता है। हाँ, वो बाउंस बैक करा और बेसिकली वो सन के ऑर्बिट पे निकल गया वो एस्ट्रॉयड। सन के ऑर्बिट, ये बहुत बेजार हो गया। ओके, दिस इज समथिंग एल्स। अच्छा, एक अर्थ के ऊपर ऐसे टकराया कि बाउंस बैक करके सन के ऑर्बिट की तरफ निकल गया, राइट। एंड अर्थ अपनी एक्सिस से हिली भी नहीं। नहीं, देखो वो इतना बड़ा भी नहीं था क्योंकि सिर्फ एक बिग बेन के साइज जितना बड़ा था। मैक्सिमम अगर उसकी एस्टिमेशन ली जाए, अगर उसकी मिनिमम एस्टिमेशन ली जाए तो वो एनीवेयर बिटवीन ऐसा था 30 to 50 मीटर्स वाइड। तो इतना बड़ा अर्थ को नहीं हिला सकता ऑब्वियसली। ऊपर से अर्थ का एटमॉस्फेयर एक ब्रिक वॉल के जैसा है, तो उस ब्रिक वॉल से टकरा के, जैसे एक बॉल है, तुम बॉल को जब ब्रिक वॉल्स पे हिट करते हो तो लौट के तुम्हारे पास आती
जाती है, राइट? ऑफ कोर्स, या फिर किसी और एंगल पे निकल जाती है। यस, तो बेसिकली यही उन्होंने सजेस्ट करा कि ऐसा हुआ कि एक बॉल फेंको एक वॉल पे, और वो जैसे जिस एंगल पे वो बॉल लौट कर जाएगी, उस बॉल को तुम एज्यूम करो कि वो एक एस्ट्रॉइड था। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है मुझे उन्होंने ऐसा क्यों बोला, बट इसको नहीं मिला। तो अब अल्टीमेटली हम कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड अगर हम करें तो करंट साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि 30 जून 1908 की सुबह में एक स्पेस रॉकी था जिसने रॉक कर दिया पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को। ठीक है, तो और ग्लोबली सबको मजबूर कर दिया एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स को ज़्यादा सीरियसली लेने के लिए। मे बी। क्या तुझे पता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे हर साल कब मनाया जाता है? लेट मी गेस, 30 जून। राइट, हाँ। तो बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे तेरी एनिवर्सरी है टुंगस्का इवेंट की। और अब कमाल की बात तो ये है कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे वाज को-फाउंडेड बाय नन अदर देन स्टीफन हॉकिंग। ओह, नाइस। तो सवाल ये आता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं टुंगस्का जैसे इवेंट को अवॉइड करने के लिए? तो जो फेट उस साइबेरियन फॉरेस्ट की हुई उस सुबह, वही फेट किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की ना हो जाए। डार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, डार्ट। सो एक्सप्लेन डार्ट। तो डार्ट नासा का एक मिशन है, एंड डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। नाम में ही काफी क्लियर है, एस्ट्रॉइड को रीडायरेक्ट करने के लिए वो एक दे आर सेंडिंग अ प्रोब जो कि एक एस्ट्रॉइड से जाके टकराएगा, एंड दे आर गोइंग टू ट्राई टू चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट एस्ट्रॉइड। या परफेक्ट, तूने एकदम कंप्लीटली अच्छे से सम अप कर दिया। डार्ट है गया। बहुत जल्द हमें रिजल्ट्स मिलेंगे एंड होपफुली हमें गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। गुड रिजल्ट्स मिलेंगे होपफुली, यस। या तो हम डार्ट के बारे में भी एक बार कभी ना कभी आगे चल के बात करेंगे जब इसका कोई अपडेट आएगा। तो डार्ट के बारे में बात करेंगे। या सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। और मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। बस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बस तो नहीं है। तो टेल अस इन द कमेंट्स, तुम लोगों को क्या लगता है 30 जून 1908 की सुबह को क्या हुआ होगा? क्या कोई स्पेस रॉक एंटर करा? क्या नेचुरल गैसेस की वजह से एक्सप्लोजन हुआ? या फिर कोई यूएफओ क्रैश लैंड करा साइबेरियन फॉरेस्ट में? एंड आई वुड एक्चुअली ग्लैडली एक्सेप्ट अगर आप कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पुट फॉरवर्ड करें। या पवित्र लव्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। Yeah. So thanks for watching, thanks for listening, and till next time, peace Out.